सो कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस टॉपिक है हमारा दैट कैन डिटरमिन if two mutations causing a similar phenotype are alleles मीन्स के अब कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई भी म्यूटेशंस हैं, ठीक है, दो म्यूटेशंस हैं और वो सिमिलर फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो क्या वो एलील्स हैं सेम जीन की या वो डिफरेंट जीन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। सो वी डिटर्मन इफ टू म्यूटेशंस कॉजिंग अ सिमिलर फिनोटाइप आर एलील्स ऑफ द सेम जीन और belong to different gene. So an interesting situation arises when two mutations that both produce a similar phenotype are isolated independently. Suppose that two investigators independently isolate and establish a true breeding strain of wingless Drosophila and demonstrate that each mutant phenotype is due to a recessive mutation. ये ड्रोसोफिला की एग्जांपल ली है, ड्रोसोफिला में विंग डेवलपमेंट की एग्जांपल ले रहे हैं कि एक विंगलेस अगर ड्रोसोफिला है, उसमें ऑब्वियसली म्यूटेशन की वजह से उसके विंग्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो सा एक्सपेरिमेंट किया और ये डिटर्मन किया है कि क्या उनमें जो म्यूटेशंस हैं या म्यूटेंट फिनोटाइप है वो क्या है, दैट इज ड्यू टू अ रिसेसिव म्यूटेशन। We might assume that both strains contain mutations in the same gene. अच्छा, अब आपको ये पता है कि रिसेसिव म्यूटेशन जो है वो अपना एक्सप्रेशन हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में देती है। तो अगर वो जौन सा है वो सेम जीन पे रिसेसिव म्यूटेशंस प्रेजेंट होंगी, होमोजाइगस कंडीशन में होंगी, तो देन तो वो क्या करेंगी, वो अपना एक्सप्रेशन देंगी एंड ड्रोसोफिला बिकम विंगलेस। बट इफ रिसेसिव म्यूटेशन इज प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट जीन, ठीक है, डिफरेंट जीन पे है और जीन्स क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, देन ड्रोसोफिला जो है उसमें ये रिसेसिव म्यूटेशन अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगी और ड्रोसोफिला जो है उसमें विंग्स नॉर्मली डेवलप कर जाएंगे। So, since we know that many genes are involved in the formation of wings, we must consider the possibility that mutations in any one of them might inhibit wing formation during development. कि विंग्स की डेवलपमेंट में, विंग्स की फॉर्मेशन में एक से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व हैं, किसी भी एक जीन में म्यूटेशन की वजह से भी विंग्स के डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। दिस इज द केस विद एनी हेट्रोजेनस ट्रेट। An analytical procedure called complementation analysis allows us to determine whether two independently isolated mutations are in the same gene, that's whether they are alleles or whether they represent mutations in separate genes. To repeat your analysis, seek to answer this simple question: are two mutations that yield a similar phenotype present in the same gene or in two different genes? हमने सिंपली ये फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस से कि जो दो म्यूटेशंस हैं वो एक ही जीन पे उसके एलील्स प्रेजेंट हैं या वो डिफरेंट जीन्स पे प्रेजेंट हैं। To find the answer, we cross two mutant strains and analyze the F1 generation. The two possible alternative outcomes and their interpretations are shown in figure. To discuss their possibilities, we designate one of the mutations MA and the other M2, MB. ठीक है, दो म्यूटेशंस हैं, एक को हम MA से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे को MB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केस 1 क्या है, ऑल ऑफस्प्रिंग डेवलप नॉर्मल विंग्स एंड केस 2 ऑल ऑफस्प्रिंग फेल टू डेवलप विंग्स। इंटरप्रिटेशन केस 1, the two recessive mutations are in separate genes and are not alleles of one another. इसको हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्रोसोफिला में दो जीन्स की अब हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो जीन है उसमें हम कह रहे हैं कि उसमें क्या कंडीशन है, MA, ठीक है, उसमें एक म्यूटेशन प्रेजेंट है
एंड उसके साथ जो सा है वो जो जीन 2 प्रेजेंट है दैट इज इन नॉर्मल कंडीशन, प्लस और प्लस के साथ है। सो दैट इज अ जीन 1 और प्लस के साथ कौन सा है दैट इज अ जीन 2। ठीक है, और प्लस क्या होती है, प्लस जो है वो नॉर्मल वाइल्ड टाइप कंडीशन को शो कर रहा होता है जो कि नॉर्मल कंडीशन है। सेकंड हमारे पास जो ड्रोसोफिला है जिसके साथ हम क्रॉस करवा रहे हैं वो ड्रोसोफिला क्या है, उसमें पहला जीन जो है दैट इज इन नॉर्मल कंडीशन, प्लस और प्लस के साथ है, जबकि जो जीन 2 है दैट कंटेन्स द रिसेसिव म्यूटेशन। ठीक है, उसमें रिसेसिव म्यूटेशन प्रेजेंट है जिसको हम एम बी के साथ शो कर रहे हैं। सो सेकेंड ड्रोसोफिला में जीन 1 जो है दैट इज नॉर्मल वाइल जीन 2 इज इन रिसेसिव म्यूटेशन कंडीशन। सो दोनों ड्रोसोफिला आ गए, इनका हमने क्रॉस करवाया। इसके रिजल्ट में हमारे पास F1 जनरेशन आएगी और F1 जनरेशन में क्या कंडीशन आएगी, F1 जनरेशन जो है उसमें एम ए प्लस एंड प्लस एम बी। ठीक है, जीन 1 क्या आ गया, जीन 1 जो है उसमें एक जौन सा है वो नॉर्मल एलील है, सेकेंड जौन सा है रिसेसिव म्यूटेंट एलील है। सिमिलरली जीन 2 इज देयर विद वन नॉर्मल एलील while the other is mutant allele. It means कि F1 जनरेशन में जो भी फ्लाइज आ रही हैं all flies will develop wings। ठीक है, ये नॉर्मल विंग्स को डेवलप करेंगी। इसकी रीजन क्या है, बिकॉज म्यूटेशंस आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट जीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे म्यूटेशंस जो हैं वो सेपरेट जीन पे प्रेजेंट है और एक एक नॉर्मल कॉपी जो है वो जीन्स की प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है वो म्यूटेंट एलील्स अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करेंगे एंड नॉर्मल एलील्स की वजह से ड्रोसोफिला जो है वो अपने विंग्स को डेवलप कर लेगी। सो केस 1 यही चीज़ है, केस 1 में बता रहे हैं कि केस 1 में क्या होगा कि ऑल ऑफस्प्रिंग डेवलप नॉर्मल विंग्स, टू रिसेसिव म्यूटेशंस आर इन सेपरेट जीन्स। ठीक है, कि दो जो म्यूटेशंस थी एम ए एंड एम बी दैट इज प्रेजेंट इन सेपरेट जीन एंड आर नॉट एलील्स ऑफ वन अनदर। अब वो एक दूसरे के एलील्स नहीं थे, वो डिफरेंट जीन से बिलोंग करती थी। Following the cross, all F1 flies are heterozygous for both genes. Since each mutation is in a separate gene and each F1 fly is heterozygous at both loci, the normal product of both genes are produced. ठीक है, कि F1 फ्लाई हेट्रोजाइगस कंडीशन में है जिसकी वजह से दोनों जीन्स के नॉर्मल प्रोडक्ट बन रहे हैं बिकॉज बोथ जीन्स हैज वन नॉर्मल एलील। So wings will develop. Under such circumstances, the genes complement one another in restoration of wild type phenotype. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जीन्स अब क्या कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं डेफिशिएंसी को, एक दूसरे की डेफिशिएंसी को कॉम्प्लीमेंट कर दिए है। कॉम्प्लीमेंट के यहाँ पे मीन ले सकते हैं कि वो डेफिशिएंसी को फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, वो डेफिशिएंसी जो म्यूटेंट एलील्स की वजह से आ रही थी वो डेफिशिएंसी जो है वो जीन्स एक दूसरे की फिलअप कर रहे हैं एंड वो रीस्टोर कर रहे हैं वाइल्ड टाइप फिनोटाइप को। और वाइल्ड टाइप फिनोटाइप क्या है, दैट इज अ नॉर्मल विंग एंड कॉम्प्लीमेंटेशन इज सेट टू अकर बिकॉज टू म्यूटेशंस आर इन डिफरेंट जीन्स। और अब हम कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंटेशन हो गई है मीन्स डेफिशिएंसी फिलअप हो गई है और दो म्यूटेशन जो हैं वो डिफरेंट जीन्स पे प्रेजेंट हैं। देन केस 2 आता है ऑल ऑफस्प्रिंग फेल टू डेवलप विंग्स। ठीक है, कि दो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं अब वो उनमें विंग्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। इसमें जौन सा इसको आप कैसे ले सकते हैं कि विंग्स जौन से वो डेवलप कब नहीं होंगे, जब म्यूटेशन जो है वो एक ही जीन पे प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जांपल अब आपके पास जो दो ड्रोसोफिला हैं, ठीक है, फर्स्ट ड्रोसोफिला हम ले रहे हैं और उसमें क्या कंडीशन है, उसमें जीन 1 जो है दैट कंटेन एम ए मीन्स उसमें म्यूटेशन प्रेजेंट है एंड जीन 2 इज नॉर्मल। So here is a gene 1, here is a gene 2. Then सेकेंड ड्रोसोफिला है, सेकेंड ड्रोसोफिला में क्या कंडीशन है, सेकेंड ड्रोसोफिला में उसका जो जीन 1 है
that contain mutation MBMB, while its gene 2 is normal. So that is a gene 1 and that is a gene 2. So इन दो ड्रोसोफिला का जब क्रॉस करवाएंगे and you will get the F1 generation. F1 generation में अब क्या कंडीशन है? Its gene 1 is with mutations MA and MB, while its gene 2 is normal. That is a gene 1, that is a gene 2. Because both genes and gene products are necessary for the development of the normal wings, but here you can see that gene 1 is in mutant form. ठीक है, जीन 1 क्या है? जीन 1 में दोनों जो एलील्स हैं वो म्यूटेंट एलील्स प्रेजेंट हैं. सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब क्या होगा कि जीन 1 जो है वो अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं देगा, जिसकी वजह से जो है वो म्यूटेशंस जो सी हैं वो आप कह सकते हैं कि म्यूटेशंस अब यहाँ पे प्रेजेंट हैं और म्यूटेशन की वजह से कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी. ठीक है, here no complementation occurs and no wings will develop. ठीक है, इस केस में क्या होगा कि अब जो सी है वो कोई भी वो विंग्स जो हैं वो डेवलप नहीं होंगे, बिकॉज म्यूटेशंस अब क्या है? म्यूटेशंस जो हैं वो अब सेम जीन पे प्रेजेंट है. ठीक है, दो म्यूटेशंस थी और दोनों म्यूटेशन सेम फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल थी. अब दोनों म्यूटेशंस क्या हैं? वो सेम जीन पे प्रेजेंट हैं. दैट्स वाई ड्रोसोफिला जो है उसमें विंग्स डेवलप नहीं होंगे. ये वही चीज़ है जैसे आप जो है वो जीन्स को लिखते थे, जैसे हम ए या बी कंडीशन लिखते थे कि ये एक जीन पेयर है, ये दूसरा जीन पेयर है. इसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा है एम ए एक जीन पेयर है और प्लस प्लस जो है वो दूसरा जीन पेयर है. एम ए म्यूटेंट फॉर्म को शो कर रहा है और प्लस प्लस जो है ये नॉर्मल फॉर्म को शो करता है. सिमिलरली सेकंड ड्रोसोफिला में भी एम बी एंड प्लस प्लस की कंडीशन थी, मीन्स उसमें पहला जीन पेयर म्यूटेंट फॉर्म में था और दूसरा जीन जो था वो नॉर्मल फॉर्म में था. देन F1 जनरेशन जो आती है, F1 जनरेशन में MA MB एंड प्लस प्लस की कंडीशन आ गई है. MA MB का मतलब क्या है कि उसमें पहला जो जीन है वो उसके दोनों एलील्स अब क्या हैं? वो म्यूटेंट फॉर्म में है, मीन्स अब रिसेसिव म्यूटेशन जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में आ चुकी हैं, वाइल सेकंड जीन जो है वो नॉर्मल है. सो फर्स्ट जीन क्योंकि म्यूटेंट फॉर्म में है, दैट्स वाई वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा, जिसकी वजह से ऑल्दो सेकंड जीन विल गिव इट्स प्रोडक्ट बट नो विंग्स विल डेवलप. ठीक है, यहाँ पे कोई भी विंग्स जो हैं वो डेवलप नहीं होंगे. सो केस 2 में वो कह रहे हैं कि ऑल ऑफस्प्रिंग फेल टू डेवलप विंग्स, द टू म्यूटेशंस अफेक्ट द सेम जीन and are alleles of one and other. Complementation does not occur. ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी बिकॉज दोनों म्यूटेशन ने सेम जीन को इफेक्ट करके एक दूसरे के एलील्स बन चुकी हैं. ठीक है, दोनों म्यूटेशन अब एक दूसरे की एलील्स हैं और सेम जीन पे प्रेजेंट हैं. सिंस टू म्यूटेशंस अफेक्ट द सेम जीन, F1 flies are homozygous for the two mutant alleles MA and MB. No normal product of the gene is produced, and in the absence of their essential product, wings do not form. Complementation analysis, as originally devised by the Drosophila geneticist Edward B. Lewis, may be used to screen any number of individual mutations that result in the same phenotype. ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस में बेसिकली हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो म्यूटेशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट म्यूटेशंस जो सिमिलर फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो म्यूटेशन जो हैं वो उनकी स्क्रीनिंग की जाती है. ये फाइंड आउट किया जाता है कि क्या वो म्यूटेशन सेम जीन से बिलोंग करती हैं या डिफरेंट जीन को इफेक्ट कर रही हैं. Such an analysis may reveal that only a single gene is involved or that two or more genes are involved. All mutations determined to be present in any single gene are said to fall into the same complementation group. कि अगर म्यूटेशन जो है वो सेम जीन से सिंगल जीन से बिलोंग करती हैं
तो उसको एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में रखा जाता है। लाइक अगर MA और MB दो म्यूटेशंस हैं और ये सेम जीन से बिलोंग करती हैं, तो इट मीन्स कि MA एंड MB बिलोंग टू सेम कॉम्प्लीमेंटेशन group and they will complement mutations in all other groups. When large numbers of mutations affecting the same trait are available and studied using complementation analysis, it's possible to predict the total number of genes involved in the determination of that trait. ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन्स प्रेजेंट हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल जीन में हैव मल्टीपल इफेक्ट्स। प्लियोट्रॉपी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये वही चीज़ है कि एक जीन जो है वो मल्टीपल इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, सो दैट इज नॉन एज प्लियोट्रॉपी। While the previous section have focused on effects of two or more genes on a single character, the converse situation where expression of a single gene is multiple phenotypic effects is also quite common. And this phenomena, which often become apparent when phenotypes are examined carefully, is referred to as pleiotropy. प्लियोट्रॉपी की एग्जांपल्स जो है इसमें अगर हम देखें तो ह्यूमन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। फर्स्ट डिसऑर्डर है मार्फन सिंड्रोम, a human malady resulting from an autosomal dominant mutation in the gene encoding the connective tissue protein fibrillin। ठीक है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसका जो जीन होता है दैट इज नेम्ड एज FBN1 जीन, FBN1। ठीक है, ये जीन का नाम है। इस जीन का फंक्शन क्या होता है कि इसने प्रोटीन बनानी होती है फिब्रिलिन, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की प्रोटीन है। ठीक है, FBN1 जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 15। क्रोमोसोम नंबर 15 पे ये जीन प्रेजेंट होती है और इसने नॉर्मली क्या करना होता है कि इसने जौन सा है वो प्रोटीन बनानी है, फिब्रिलिन प्रोटीन बनानी है, और क्रोमोसोम नंबर 15 की लॉन्ग आर्म क्यू आर्म पे ये जीन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस जीन में कोई भी चेंजेस आएंगी, म्यूटेशंस आएंगी, तो ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कॉज करेगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर ये कैसे कॉज कर सकता है कि फिब्रिलिन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है कि ये फिब्रिलिन प्रोटीन जो है ये बेसिकली फाइबर्स, माइक्रोफाइब्रल्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। और माइक्रोफाइब्रल्स जो हैं ये जौन से हैं ये आप कह सकते हैं कि सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, बॉडी को। अब अगर क्या होगा कि फिब्रिलिन प्रोटीन में म्यूटेशंस आएंगी जिसकी वजह से माइक्रोफाइब्रल जो हैं उनकी फॉर्मेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, वो नॉर्मली फॉर्म नहीं होंगे और बॉडी को जौन सा है वो सपोर्ट का या स्ट्रेंथ का जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो है वो बॉडी में फेस मतलब बॉडी फेस करेगी। अब म्यूटेंट माइक्रोफाइब्रल या डिक्रीज्ड माइक्रोफाइब्रल फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो से हैं ये ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली जो है उसको भी इफेक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा जो मसल्स की स्ट्रेंथ है उसको इफेक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा जो मार्फन सिंड्रोम है, मार्फन सिंड्रोम की वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। इसकी बेसिक सिम्टम क्या होती है मार्फन सिंड्रोम की कि इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसके लॉन्ग आर्म्स होती हैं, लॉन्ग हैंड्स, लॉन्ग फीट। ठीक है, और जो से हैं ओवरऑल उसका जो हाइट होती है वो भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि लॉन्ग हाइट होती है। इसके अलावा एबनॉर्मेलिटीज आती हैं हार्ट, ब्लड वेजल्स, आईज, बोन्स एंड जॉइंट्स में। आईज में क्या होता है कि आईज में विजन प्रॉब्लम हो सकती है और इनका जो अफेक्टेड इंडिविजुअल का जो लेंस होता है वो डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है, डिसलोकेटेड लेंस प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हैं एक्टोपिया लेंटिस। ठीक है, ये जो कंडीशन होती है
जिसमें जो लेंस होता है वो डिसलोकेट कर जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज एक्टोपिया लेंटिस। आप कहते हैं कि ये जो है ये एक्टोपिया लेंटिस की कंडीशन है। समटाइम्स सिंगल आई में लेंस डिसलोकेट होता है और कुछ इंडिविजुअल्स में दोनों आईज जो हैं उनके लेंसेज डिसलोकेट कर जाते हैं। इसके बाद ये भी एक मेजर सिम्टम है मार्फन सिंड्रोम की, एक्टोपिया लेंटिस। और सेकंड कंडीशन में या सेकंड सिम्टम क्या होती है कि इसमें जो ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है, वो लार्ज होती हैं और उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, डिफेक्ट आ जाता है लार्ज या मेन ब्लड वेजल्स में। अब उस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन पे जब इफेक्ट पड़ता है, ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है, और जो सा ओवरऑल ये हार्ट प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, ठीक है। ब्लड वेजल में जो डिफेक्ट है ये हार्ट प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है, और समटाइम्स एओर्टिक वॉल्स जो हैं वो रप्चर कर जाती हैं, ठीक है, और उससे जो सा ब्लड की लीकेज हो जाती है ऑर्गन्स में। अब ये दो मेजर सिम्टम्स हैं इसकी डिजीज की। सो मार्फन सिंड्रोम में वो क्या कहते हैं कि दिस प्रोटीन इज वाइड स्प्रेड इन मेनी टिश्यूज इन द बॉडी, वन वुड एक्सपेक्ट मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ सच अ डिफेक्ट। कि मार्फन सिंड्रोम अब मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज वो जो ये प्रोटीन बना रहा था, ठीक है, ये जो प्रोटीन वो जीन बनाता है, ये प्रोटीन जो है ये मल्टीपल फंक्शंस में इन्वॉल्व है। अब ये हार्ट को भी इफेक्ट कर रही है, आइज को भी इफेक्ट कर रही है, ओवरऑल बॉडी के जो स्केलेटन है उसको इफेक्ट कर रही है, बॉडी की स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर रही है, मसल्स की स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर रही है। सो आप कह सकते हैं कि ये प्लियोट्रोपी की एग्जांपल है, बिकॉज सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। One would expect multiple effect of such a defect. In fact, fibrillin is important to the structural integrity of the lens of the eye, to the lining of the vessels such as the aorta। aorta की lining के लिए भी, जैसे ब्लड वेजल्स का मैंने आपको बताया कि ब्लड वेजल में डिफेक्ट आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जीन था या ये जो प्रोटीन थी फिब्रिलिन प्रोटीन, ये एओर्टा या ब्लड वेजल्स को जो है उसको कंट्रोल कर रही है, उसको नॉर्मल पोजीशन में रखती है। एंड टू बोन्स, ठीक है, बोन्स को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग रखती है अमंग अदर टिश्यूज। As a result, phenotype associated with Marfan syndrome included lens dislocation and also affecting the blood vessels, ठीक है, ये ब्लड वेजल्स को भी इफेक्ट करती है, लेंस को डिसलोकेट कर देती है। अच्छा क्लास, ये नेक्स्ट पेज जो है इसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप इस बुक को ओपन करें तो हो सकता है आपके पास ये शो हो रहा हो, लेकिन मेरे पास ये पेज शो नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई इसके प्लियोट्रोपी से रेलेवेंट जो है वो मज़ीद इंफॉर्मेशन इस पेज पे होगी, और मार्फन सिंड्रोम की सिम्टम्स मज़ीद इसमें लिखी होंगी, लेकिन मैंने आपको जो सिम्टम्स बता दिए हैं वो आप इसमें ऐड कर दें। लेंस डिसलोकेशन है, इसके अलावा जो सा ब्लड वेजल्स को रप्चर कर सकता है, ब्लड वेजल्स को इफेक्ट करता है, एओर्टा को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग आर्म्स हैं, और जो सा है वो लॉन्ग फीट प्रेजेंट होते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल में। तो ये कुछ सिम्टम्स जो हैं वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अबाउट द एक्स लिंकेज, ठीक है। एक्स लिंकेज के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी पेज पे लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको वैसे उसके बारे में बता देती हूँ कि एक्स लिंकेज बेसिकली क्या होती है कि जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स लिंकेज। X linkage basically describe the genes that are present on the X chromosome, ठीक है, वो जीन्स हैं जो कि क्या हैं X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनको आप कहते हैं कि these are known as X linked genes and that mechanism is X linkage। so X linkage की अगर हम बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम में दो आपके पास क्रोमोसोम्स आते हैं, एक क्रोमोसोम है X
and second chromosome is Y. So the genes that are present on X chromosome are known as X-linked genes, while the genes that are present on Y chromosome, these are known as Y-linked genes. अब X क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं वो स्पेसिफिकली X पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि जो वाई लिंक्ड जीन्स होते हैं, वाई पे जीन्स का नंबर कम होता है इन कंपैरिजन टू एक्स, ठीक है, वाई जो सा है वाई क्रोमोसोम स्मॉल साइज का होता है इन कंपैरिजन टू एक्स क्रोमोसोम जो है वो लार्ज साइज का है। दैट्स वाई एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम बिकॉज शॉर्टर इन साइज है, स्मॉल इन साइज है, दैट्स वाई वाई क्रोमोसोम कंटेन लेस नंबर ऑफ जीन्स। एक्स लिंकेज की जब हम बात करते हैं तो एक्स लिंकेज में जौन से हैं हमारे पास दो किस्म के, आप कह सकते हैं कि मैकेनिज्म्स आ सकते हैं। एक होते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, और कुछ हैं जी हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं ये अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं इन द फीमेल व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। लाइक फीमेल जो है, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो अगर कोई भी रिसेसिव डिसऑर्डर है तो अपना एक्सप्रेशन तभी देगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। जबकि इन केस ऑफ मेल, बिकॉज मेल इज एक्स वाई, ठीक है, मेल में सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो कोई भी रिसेसिव डिसऑर्डर अगर एक्स लिंक्ड है और उसकी एक सिंगल कॉपी भी प्रेजेंट होगी तो मेल जो है वो अफेक्टेड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सो स्मॉल सी अफेक्टेड एलील को शो कर रहा है और कैपिटल सी जो है वो नॉर्मल है। सो अगर फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो फीमेल इज नॉर्मल, ठीक है, ये कैरियर फीमेल तो होगी, मींस इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये अपना अफेक्टेड एलील जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग में पास करेगी और उनको अफेक्ट कर सकती है, एंड इट कंटेन सिंगल affected allele, mutant allele, but phenotypically she is normal. So female तभी जौन सी है वो affected होगी recessive disorder से when both of the alleles are present, both of the mutant alleles are present। जब इसके दोनों X क्रोमोसोम पे जौन सा है वो इन्फेक्टेड एलील प्रेजेंट है। कलर ब्लाइंडनेस का अगर एलील प्रेजेंट होगा तो ये जौन सी है ये अब यहाँ पे क्या होगी, ये फीमेल जो है ये कलर ब्लाइंड होगी। अदरवाइज अगर सिंगल कॉपी प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल है। लेकिन मेल के लिए क्या होता है कि मेल क्या है, दैट इज एक्स वाई। सो मेल में सिंगल एक्स क्रोमोसोम है और सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे जो भी एलील होगा वो अपना इफेक्ट जो है वो शो करेगा, वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। सो दैट्स वाई मेल में अगर सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे म्यूटेंट एलील आ गया सो दैट मेल इज कलर ब्लाइंड, ठीक है। दैट्स वाई कहते हैं कि रिसेसिव डिसऑर्डर जो हैं वो मेल में ज्यादा कॉमन होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल, बिकॉज मेल जो हैं उनमें सिंगल कॉपी ऑफ द म्यूटेंट एलील एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ, ठीक है, तो उस पर सिंगल कॉपी भी अगर प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगी। दैट्स वाई जो है वो मेल में एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ज़्यादा कॉमन होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। इसी तरह एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर तो ऑब्वियसली मेल फीमेल में इक्वली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर फीमेल में भी सिंगल कॉपी प्रेजेंट है और मेल में भी जौन सी है वो सिंगल कॉपी प्रेजेंट हो तो दोनों जो हैं वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो सकते हैं। बट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के केस में मेल्स आर मोर अफेक्टेड विद दैट डिसऑर्डर
इन कंपैरिजन टू फीमेल, बिकॉज मेल्स जो हैं वो सिंगल कॉपी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्स लिंकेज जो है, एक्स लिंकेज को हम ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस दोनों में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इनका जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है एक्सप्रेस करने का। लाइक एक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला को अगर हम देखें तो ऑन द फर्स्ट केसेस ऑफ एक्स लिंकेज वाज डेमोस्ट्रेटेड इन 1910 बाय टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। मॉर्गन एक ऐसा जेनेटिसिस्ट है जिसने ड्रोसोफिला पे बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। सो इसने टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इसने एक्स लिंकेज को डिस्क्राइब किया था ड्यूरिंग हिज स्टडीज ऑफ द वाइट आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला। नॉर्मल red eye color is dominant to white eye color. Morgan's work established that the inheritance pattern of the white eye trait was clearly related to the sex of the parent carrying the mutant allele. कि उसने ये कहा था कि जो वाइट आई ट्रेट है वो बेसिकली जो है वो सेक्स क्रोमोसोम पे, उसके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, और अगर आप जौन सा है वो पेरेंट्स की सेक्स को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो भी इफेक्ट हो जाता है। Unlike the outcome of the typical Mendelian monohybrid cross where F1 and F2 data were similar regardless of the P1 parent exhibited the recessive mutant trait, reciprocal crosses between white-eyed and red-eyed flies did not yield identical results. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें उसने रेसिप्रोकल क्रॉसेस भी किए थे, उसके रिजल्ट सेम रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि उसके जो उसने जीन्स या उसने जो क्रोमोसोम लिए थे वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स थे। लेकिन अगर आप सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं और तब आप जो से हैं वो रेसिप्रोकल क्रॉस करवा दें तो तब आपके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। सो सेम कंक्लूजन जो थी वो मॉर्गन की थी कि रेसिप्रोकल क्रॉसेस जब उसने करवाए तो उसके रिजल्ट चेंज हो गए, अनलाइक द मेंडेलियन रिजल्ट्स। Morgan analysis led to the conclusion that white locus is present on the X chromosome rather than on one of the autosome. Both the genes and the trait are said to be X-linked. So यहाँ पे उसने क्रॉसेस करवाए हैं। क्रॉस ए वो करवा रहा है विद रेड फीमेल एंड वाइट मेल, ठीक है। रेड आइड कलर के साथ फीमेल है, वाइट आई कलर के साथ मेल है। उसने क्रॉस करवाया है। F1 जनरेशन में हाफ रेड फीमेल्स आई हैं और हाफ रेड मेल्स आए। देन F1 की फीमेल का F1 मेल के साथ क्रॉस करवाया एंड F2 जनरेशन में जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या रिजल्ट है, 2/4 जो है वो रेड फीमेल्स हैं, 1/4 रेड मेल है और 1/4